हम्म। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट तो समझ में आता है, जंगल है ना, लेकिन यहाँ पे आवर लाइफ लाइन क्यों लिखा? आवर लाइफ लाइन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जीवन जो है ना बहुत हद तक जंगलों पे निर्भर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आज भी हम लोग जो बहुत फल सब्जी खाते हैं ना, हालांकि वो तो खेत में उगाया जाता है, लेकिन बहुत आज भी ऐसे फल सब्जी हम लोग खाते हैं जो कि जंगलों से मिलता है हम लोगों को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि आपके घर में जो आपका कुर्सी बना हुआ है लकड़ी का, जो पलंग बना हुआ है, जो चौकी बना हुआ है, वो सारा लकड़ी का, वो सारा लकड़ी कहाँ से आया? जंगल से आया, है ना, पेड़ से आया। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है बहुत हद तक जंगलों पे निर्भर है, यानी कि हम लोग डिपेंड है किसके ऊपर? जंगलों के ऊपर डिपेंड है हम लोग, है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, यानी कि हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधा पक्षी जानवर भी उतना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए खाना और हवा पानी ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, यदि हमारे पृथ्वी पर से सारा पक्षी हट जाए तो क्या ह्यूमन बींग जीवित रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारा पक्षी हमारे इन्वायरमेंट में क्या करता है बताइए? हमारा पक्षी इन्वायरमेंट में क्या करता है? हमारे वेस्ट किए हुए चीज़ों को वो ख़त्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए, सपोज मान लीजिए, यदि मैं कहूँ कि जंगलों में जो हमारा शेर है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है कि जंगलों में शेर जो है डेली शिकार करता है, अलग अलग जानवरों का डेली उसको मारता है ना। क्या शेर किसी भी जानवर को पूरा खाता है? कभी कभी नहीं खाता है। शेर का ये नेचर होता है कि वो अपने मारे हुए शिकारी को, यानी कि अपने मारे हुए जानवर को वो कभी पूरा नहीं खाता है। तो अब ज़रा बताइए, क्या वो जो वहाँ पे आधा खाया हुआ रहेगा बॉडी, क्या वो जंगलों में बदबू मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा ना। लेकिन बदबू फिर भी हम लोग जंगल में जाते हैं तो क्यों नहीं मारता है बदबू? इसलिए नहीं मारता है क्योंकि उसके ऊपर हमारा चील कौवा ये सब जाकर क्या करता है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ से आपने क्या समझा? यहाँ से आपने ये समझ लिया कि हमारे लिए पक्षी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हमारे पक्षी नहीं होंगे तो हमारे द्वारा सड़े गले चीज़ों को, सड़े हुए चीज़ों को कौन खाएगा? कौन उसको मिट्टी में कन्वर्ट करेगा? बताओ, एक समस्या है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे लिए जंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। यदि ऐसा होगा, यदि मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर से जहाँ जहाँ हमारा पृथ्वी है वहाँ से यदि पूरी तरीके से हमारा जंगल हट जाए और जंगलों में ही हमारा अक्सर कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं, पेड़ पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे पक्षी ये सब रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि जंगल हमारे लिए क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ था कि फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है, क्योंकि जंगल में आपको अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्लांट देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है आपका सबसे पहले विजिट टू अ फॉरेस्ट, यानी कि हम लोग कहाँ विजिट करने वाले हैं? फॉरेस्ट में विजिट करने वाले, यानी कि फॉरेस्ट में हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ पे जाके देखेंगे कि आखिर एक फॉरेस्ट में क्या क्या होता है। ठीक ना। चलिए, तो हमारा बेसिकली इस चैप्टर में जो है ना आपका एक ही हेडिंग है, एक ही टॉपिक है ये, लेकिन यही वाला टॉपिक जो आपका बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, दो हिस्से में बांट लेंगे, ताकि हमारा आसानी से चैप्टर भी समझ में आ जाए और कम समय में ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आपका टॉपिक का हेडिंग है विजिट टू अ फॉरेस्ट। जानते हैं कि जब हम लोग जंगल जाते हैं तो हम लोगों को जंगल में क्या देखने को मिलता है। ठीक है ना। जैसे नॉइज कोड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। देखिए हमारे जंगलों में ना हर वक्त नॉइज होते रहता है। नॉइज मतलब हर वक्त आवाज़ होते रहता है। मालूम है किस प्रकार का आवाज़? क्या गाड़ी का आवाज़? क्या पटाखे का आवाज़? नहीं, तो फिर किस चीज़ का आवाज़? चिड़िया का, जानवर का, अलग अलग प्रकार के जानवरों का आवाज़ हमारा जंगलों में होता रहता है ना। अब जैसे देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये होता है ना कि जंगलों में जब बड़े बड़े चिड़िया लोग पक्षी लोग जब अपना चहचहाती हैं तो अलग अलग प्रकार के जानवरों को डिस्टरबेंस होता है, यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, कभी भी आप पटना का जू जाएंगे ना तो वहाँ पे कभी भी आपको पटाखा लेकर जाने नहीं मिलेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि यदि आप पटाखा लेकर जाएंगे और वहाँ पे धमाका करेंगे, पटाखा को जलाएंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो जाए, जानवर हमारा बेकाबू हो जाए, पिंजरा उंजरा वो तोड़ने लगे।
है ना। इसी के वजह से वहाँ पे आपको जंगलों में अक्सर पटाखा लेकर जाने नहीं देता है। बात समझ में आ रही है। तो जंगलों में जब भी आप जाएंगे ना तो आपको हमेशा वहाँ पे पक्षियों का चहचहाहट मिलता ही रहेगा, सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जंगलों में जब भी आप जाएं तो कभी भी हल्ला बिल्कुल भी ना करें। इससे होता क्या है, या इससे वहाँ के जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। आगे, monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हम लोग देखते भी हैं, है ना। जंगलों में मंकी जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते रहते हैं, पेड़ को हिलाते डुलाते रहते हैं। इससे डिस्टर्ब कौन होता है? पक्षी। जो पक्षी पेड़ पे शांति से बैठा हुआ है उस पेड़ को जाकर हिला कौन देता है? बंदर, मंकी। तो हमारा जो पक्षी बैठा रहता है उस पेड़ पर वो डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिस पेड़ पर पक्षी है उस पेड़ पे बंदर नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जा सकता है, वो जाता भी है। समझ में आ रही है बात। तो बंदर जो है अक्सर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते रहता है, उससे डिस्टर्ब किसको होता है? डिस्टर्ब होता है यहाँ पे कौन? हमारा पक्षी। क्योंकि वो मान लो पक्षी पेड़ पे अपना आराम से जाके सोता हुआ है, सो गया है, मान लो बंदर अचानक गया पेड़ को हिला दिया, उसका नींद खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे बंदर जो है डिस्टर्ब कर देता है हमारे पक्षियों को, ठीक है। आगे उसके बाद एनिमल्स लाइक बोर, बेसन, जैकल्स, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे कुछ जानवरों का नाम लिया गया है, जैसे बोर हो गया, बेसन हो गया, जैकाल्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया। ये ऐसे कुछ जानवर हैं जो कि आपको जंगल के बीचों बीच देखने को मिलेंगे, यानी कि जंगल के ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि घनापन क्या है? ज़्यादा है। आप चाहेंगे कि जंगल हम घूमने जाएं और हमको तुरंत ही एलिफेंट देखने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जंगल में यदि आपको एलिफेंट देखना हो, जैकाल देखना हो, तो इसके लिए आपको जंगलों में बहुत अंदर जाना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि जंगलों के बहुत अंदर पाए जाते हैं, जंगलों के पहले ही नहीं, जंगलों के अंदर में मिलेंगे देखने को आपको। उसके बाद देयर आर सेवरल ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। यहाँ तक कि जंगलों में आपको अलग अलग प्रकार के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पेड़ पौधे भी देखने को आपको मिलेंगे, जैसे श्रब्स हो गया, हर्ब्स हो गया, ग्रासेस हो गया। ये सब भी आपको देखने को जंगलों में मिलता है। क्या जंगलों में केवल और केवल आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे ही मिलते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे आपको छोटे मोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, घास भी मिलता है ना। हर एक प्रकार के प्लांट, ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स, हर चीज़ वहाँ पे आपको मिल सकता है। अच्छा बताइए ज़रा, श्रब्स क्या होता है और हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स है छोटा छोटा पेड़, हाँ, श्रब्स थोड़ा बड़ा, यानी कि हर्ब्स जो होता है हमारा थोड़ा सा छोटा प्लांट होता है और श्रब्स जो होता है हमारा थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता है, और ट्री तो हमारा सबसे बड़ा होता है और ग्रास हमारा सबसे छोटा होता है ना। तो ये कुछ ऐसे हमारे पेड़ पौधे हैं जो कि आपको जंगलों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक ना। तो जंगलों में बहुत बड़े से बड़े भी मिलते हैं प्लांट और छोटे से छोटे भी प्लांट आपको देखने को मिलते हैं जंगलों में। उसके बाद द ट्रीज वेयर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। इसके साथ ही साथ आप जंगलों में जाएंगे तो बड़े बड़े ट्री के ऊपर ना आपको अलग अलग क्लाइंबर देखने को मिलेंगे, क्रीपर देखने को मिलेंगे। मतलब कि ऐसे ऐसे पेड़ जो कि रेंगता है, मतलब कि जो ज़मीन पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट, क्या मनी प्लांट ज़मीन पे होता है कि नहीं होता है? यानी कि ज़मीन पे तो वो होता ही है, साथ ही साथ मनी प्लांट दूसरे पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाता है ना। तो हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि हमारे जंगल में ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा चढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और जंगल में मनी प्लांट भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मनी प्लांट किसके ऊपर चढ़ेगा? बड़े बड़े पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो जंगलों में आपको क्रीपर्स के साथ साथ क्लाइंबर भी मिलता है। क्रीपर्स मतलब कौन? ऐसे पेड़ पौधे जो कि जमीन पे ही रहते हैं, बेसिकली वो ऊपर नहीं जाते। कद्दू सबसे अच्छा एग्जाम्पल, है ना। उसके बाद क्लाइंबर के तौर पे हमारा हो गया कौन? मनी प्लांट आपका, है ना। तो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे भी आपको जंगलों में देखने को मिल जाते हैं जो कि दूसरे पेड़ पौधों पे वो चढ़ जाते हैं, है ना, क्लाइंब कर जाते हैं। उसके बाद द सन वाज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। जब आप जंगलों में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि जंगलों में अक्सर जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लंबा तगड़ा पेड़ पौधा होता है ना कि वो सूरज की रोशनी को ऊपर में ही रोक लेता है अपने पत्तों के द्वारा,
अब जब सूरज की रोशनी को वो ऊपर में ही पत्तों के द्वारा रोक ले रहा है तो क्या सूरज का परछाई भी नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए जंगल जो है अक्सर आपको कैसा देखने में लगता है? अंधेरा, डार्क एकदम, है ना। ऐसा नहीं कि जंगलों के ऊपर सूरज का रोशनी नहीं आता, आता है, लेकिन वहाँ का पेड़ पौधा इतना लंबा लंबा होता है कि सूरज की रोशनी को ऊपर में ही रोक देता है। इसीलिए आपको, हाँ, अमेजन रिवर, अमेजन आपका फॉरेस्ट कितना एकदम भयंकर सा है, वहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा सांप है ना कि आदमी को निगल सकता है, सोचो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जंगलों में जो है अक्सर आपको डार्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज का रोशनी अक्सर नीचे नहीं आ पाता है, क्योंकि ऊपर में ही बड़े बड़े पेड़ के पौधे जो है हमारे, यानी कि पेड़ जो है हमारे बड़े बड़े, उसके पत्ते वहीं पर उसको रोक लेते हैं। इसीलिए जंगल आपको अक्सर जो है डार्क प्रतीत होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है, गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, fodder for animals and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest। यानी कि जंगलों से हमको ना अलग अलग प्रकार के प्लांट भी देखने को मिलते हैं, जिनका कि हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, गम्स हो गया, गम मतलब कौन, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, वो हमको मिल जाता है। ऑयल भी वहीं से मिल सकता है हमको, हालांकि बाहर में मिलता है लेकिन जंगलों में भी हमको ऑयल मिल सकता है। उसके बाद स्पाइसेस, मसाले, उसके बाद फॉडर मतलब ऐसा अनाज जो कि जानवरों को खिलाया जाता है। ये सब का सब आपको कहाँ पे मिल सकता है? जंगलों में मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कुछ आपको जंगल में मिलता है। साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट, मतलब कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनको कि हम लोग मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कहीं पे कट गया है ना, कोई बीमार पड़ गया, कोई बुखार हो गया है ना, इस प्रकार के प्लांट भी हमको जंगलों से मिल सकता है। तो जंगल हमारे लिए वाकई में एक लाइफ लाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि हम लोगों का बहुत हद तक जो जीवन है जंगलों पे डिपेंड है। आगे, इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स, क्या ये सही बात है? यानी कि नेचर जो है, यानी कि नेचुरली जो है ट्री अलग अलग प्रकार के सीड को प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल पे मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे यदि एक जंगल है और जंगल में जामुन का पेड़ है तो उसमें भी सीड है, अमरूद का पेड़ है तो उसमें भी सीड है, एप्पल का पेड़ है उसमें भी सीड है। यानी कि जंगलों में आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार का आपको ट्री देखने को मिलेगा, और अलग अलग प्रकार के ट्री के पास अपना क्या है, अपना खुद का सीड है, यानी कि बीज है ना। आगे, द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जंगलों में बड़े बड़े ऐसे हमारे प्लांट हैं, ट्रीज हैं, जो कि अपने आप में क्या कंटेन किया रहता है, बीज को कंटेन किया रहता है। उसके पास बीज होता है, और वो बीज किसी कारणवश से ज़मीन पे गिर गया तो वहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है, पहले तो छोटा सा प्लांट निकलेगा, उसके बाद वही प्लांट एक बड़ा बन जाएगा। यानी कि बार बार जंगल क्या कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है ना। छोटा सा सीड नीचे गिरता है, उसी से एक नया प्लांट बन जाता है हमारा, है ना। तो ये जो प्रोसेस हमारा है ये बार बार जंगलों में चलता रहता है लगातार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये तो हो गया हमारा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई? उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन ऑफ द ट्री का मतलब क्या होता है? क्राउन ऑफ द ट्री का मतलब ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नॉन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी प्लांट आप देखेंगे ना तो शुरू में तो वो बहुत पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो फैलता चला जाता है ना। तो जहाँ से वो फैलना शुरू कर रहा है ऊपर की ओर, उसी को हम लोग कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन का मतलब बेसिकली, क्राउन का मतलब होता है ताज, है ना, ताज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, आम का पेड़ देखिए, नीचे कितना वो पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो क्या होता चला जाता है, आपका फैलता चला जाता है ना। उसी को जो फैल रहा है ना वो, उसी को हम लोग कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। और ये क्राउन कहाँ से बनना शुरू होता है? स्टीम से, टहनी से। आप देखेंगे एक टहनी से अलग अलग टहनी निकला हुआ रहता है ना। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि किसी भी ट्री का जो बहुत झबड़ा हुआ पार्ट रहता है, झबड़ा हुआ पार्ट मतलब क्या हो गया, जो कि बहुत ही फैला हुआ पार्ट रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है अंडर स्टोरीज। अंडर स्टोरीज क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेज। सही बात है, यानी कि हर एक पेड़ पौधा जो भी हमारा जंगल में है उसका जो पूरी तरीके से वो जो फैला हुआ है, कोई छोटा फैला हुआ होता है, कोई बड़ा सा फैल जाता है ना। जैसे अक्सर आप देखेंगे आम का पेड़ जो है ना बहुत लंबा फैलता
है ना। वही यदि आप अमरूद का पेड़ देखेंगे तो उतना नहीं फैलता है, छोटा ही फैलता है, लेकिन फैलता वो भी है ना। तो जंगलों में आप देखेंगे कि जो क्राउन होता है, यानी कि जो ट्री जो फैलता है ऊपर, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा फैल जाता है कभी कभी, और कभी कभी वो बहुत कम भी फैल पाता है। अलग अलग ट्री में हमारा अलग अलग देखने को मिलता है। उसके बाद अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ कितना फैलता है ना। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा ले लीजिए आप, ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ उतना फैलता है क्या? नहीं फैलता है ना। आगे, these had created different horizontal layer in the forest, these are known as understories। तो देखिए, आप जंगल में जब जाएंगे तो जंगल में आपको बहुत ऐसे प्लांट, यानी कि बहुत ऐसे आपको ट्री मिलेंगे जो कि बहुत दूर तक एकदम पूरा फैला हुआ है और बहुत कम भी फैला हुआ है। तो इन सब के द्वारा जो है ना, एक कह सकते हैं कि एक लेयर बन जाता है। लेयर का मतलब, अच्छा इसका वैसे समझिए, जैसे आपने पार्क में देखा होगा, पार्क में फुटपाथ के बगल में छोटा छोटा प्लांट लगा रहता है, और सब जब वो एक साथ मिल जाता है ना तो बिल्कुल वो क्या बन जाता है, एकदम पूरा प्लेन बन जाता है ना। उसी प्रकार से आपका जंगल में देखने को मिलेगा कि जब अलग अलग प्लांट जो है, बड़े बड़े प्लांट, छोटे छोटे प्लांट का ऊपर वाला जो हमारा क्राउन जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि झबड़ा हुआ पार्ट रहता है, पूरा फैला हुआ पार्ट रहता है, आपस में मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है। यानी कि ऊपर में आपको देखने को लगेगा कि पत्ता एकदम पूरा बिछा हुआ है और नीचे में हमारा पूरा खाली है। इसी को हम लोग कहते हैं अंडर स्टोरीज। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा आता है एक वर्ड, कैनोपी। कैनोपी क्या होता है? देखिए, द ब्रांचेज ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी। मतलब कि एक के ऊपर एक प्लांट का जब पूरी तरीके से पार्ट फैल जाता है, बॉडी पार्ट, यानी कि एक प्लांट का बॉडी पार्ट दूसरे प्लांट के बॉडी पार्ट में पूरी तरीके से फैल जाता है ना, वो दिखने में कैसा लगता है आपको? एक छत के जैसा लगता है ना। उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। और कैनोपी से आप हमेशा इस चीज़ को गौर करेंगे कि कभी कभी ना जंगल में सूरज का रोशनी एकदम छोटा छोटा नीचे आता है, एकदम छन छन के इसे। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक ऐसा होल आपको पत्ता में नजर आ जाएगा, पत्तों के बीच में, जिससे कि हमारा सूरज का रोशनी जंगल के ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना। उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कैनोपी देखने में कैसा लगता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे आपके घर में कोई एक छोटा सा छेद है और उस छेद से आपका सूरज का रोशनी अंदर आ रहा होता है ना, उसी प्रकार का आपको जंगल में जब देखने को लग जाए उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। उसके बाद, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। देखिए, हमारे पृथ्वी पे हर जगह पर क्या है, क्लाइमेट अलग अलग है, यानी कि मौसम अलग अलग है। जब मौसम हमारे धरती पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है तो हर जगह पर आपको अलग अलग प्लांट भी देखने को मिलेंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जम्मू और कश्मीर का जो जगह है वो कितना ठंडा रहता है हमेशा। वही हमारे बिहार का देखिए, कभी ठंडा रहता है कभी गर्म रहता है ना। तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग प्लांट आपको देखने को मिलेंगे और बिहार में आपको अलग अलग प्लांट देखने को मिलेंगे, है ना। तो क्लाइमेट का अलग अलग होने के कारण से हम लोगों को प्लांट भी अदर अदर देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। उसके बाद, द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। इसके साथ ही साथ अलग अलग जंगलों में आपको अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं, है ना। ये भी होता है हमारा। insect, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves, and on decaying leaves on the forest floor। यानी कि जंगलों में आपको जो है प्लांट के ऊपर, है ना, पौधों पर, पत्तों पर, टहनियों पर, जंगलों के फ्लोर पर यानी कि नीचे पर आपको अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका इंसेक्ट हो गया, यानी कि कीड़ा मकोड़ा हो गया, स्पाइडर हो गया, छिपकली हो गया, स्क्वायरल आपको मालूम है, गिलहरी, चींटी हो गया। ये सब कुछ हमारा जो है आपको जंगलों में देखने को मिल सकता है और मिलता भी है, ठीक है ना। आगे, द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म। अब देखिए, जंगल में ना इतना ज़्यादा पेड़ पौधा है तो जंगल का पत्ता क्या होता रहता है, टूट टूट के नीचे गिरते रहता है। और जब वो टूट के नीचे गिर रहा होता है ना तो जंगलों में कभी कभी क्या होता है, हमारा बारिश भी होता है। कभी कभी क्या, जंगलों में तो लगभग बारिश होता है, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधा रहेगा वहाँ पे बारिश तो होना ही है। तो जंगलों में जब पेड़ पौधों का हमारा पत्ता जब नीचे गिरता है और जब बारिश होता है तो पूरी तरीके से वो पत्ता क्या हो जाता है, सड़ गल जाता है।
क्या होता है, सड़ गल जाता है, और वही पत्ता सड़ जाने के बाद, गल जाने के बाद किसका रूप ले लेता है, एक खाद का रूप ले लेता है, यानी कि वो एक फर्टिलाइजर का काम करता है ना। इसीलिए आप हमेशा देखे होंगे कि जंगलों में कभी भी हम लोग कोई खाद ये सब छींटते नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का पेड़ पौधा कितना बड़ा बड़ा होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका पत्ता नीचे गिरता है, टहनी नीचे गिरता है, उसके ऊपर पानी आता है बरसात का, ठीक है, बारिश होता है, और वही सड़ गल के जो है एक खाद का रूप ले लेता है ना। इसीलिए हम लोग कभी भी जंगलों में खाद ये सब डालते नहीं हैं। आगे इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। क्या ये सही बात है? चाहे हमारा हार्बीवोरस हो चाहे कार्निवोरस हो, किसी भी प्रकार का जानवर हो, वो जो है फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है फूड के लिए, यानी कि अपने भोजन के लिए। क्योंकि देखिए जब तक, अच्छा हिरन क्या खाता है? हिरन घास खाएगा, पत्ता इत्ता खाएगा, ठीक ना। फिर हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो क्या शेर कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंड है? बिल्कुल डिपेंड है, क्योंकि जब तक हिरन पेड़ पौधों को नहीं खाएगा तब तक हिरन को शेर कैसे खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जंगल में आपका जो भी है, चाहे वो कार्निवोरस हो चाहे हर्बीवोरस हो, वो कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है। आगे मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों में जो है आपको अलग अलग प्रकार का फूड चेन देखने को मिल सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये फूड चेन क्या है भाई? फूड चेन का मतलब ये हो गया कि जंगलों में आप देखेंगे कि एक जानवर एक दूसरे को खा रहा है, फिर उसको भी कोई खा रहा है, फिर उसको भी कोई खा रहा है, इस प्रकार का हमारा चलता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आप, हिरन घास भूसा खाता है, फिर हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। फिर शेर मर जाएगा तो शेर को कौन खाएगा? कौवे, चील, ये सब आकर खाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? फिर कौवा मर जाएगा, फिर उसको कौन खाएगा? हमारे कीड़े मकोड़े, चींटी, ये सब खाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जंगलों में जो है हमारा बहुत अलग अलग प्रकार का फूड चेन देखने को मिल सकता है। फूड चेन का मतलब ये हो गया कि एक जानवर एक दूसरे को खा रहा है, फिर उसको भी कोई खा रहा है, फिर उसको भी कोई खा रहा है, इस प्रकार का जब हमारा सिस्टम बनता है उसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन, ठीक है। आगे उसके बाद ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, लेकिन हर एक फूड चेन अपने आप में क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि हर एक जानवर एक दूसरे को खा रहा है ना, तभी जाकर हमारा जंगल में जो एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इफ़ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन, यदि एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हुआ, यानी कि एक भी फूड चेन यदि गड़बड़ हुआ तो पूरी तरीके से हर एक जानवर का जो भी अपना फूड चेन है वो गड़बड़ा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यदि जंगलों में शेर ही नहीं पाया जाए तो फिर कौवा क्या खाएगा भाई? चील क्या खाएगा भाई? है कि नहीं, है ना। यानी कि एक भी यदि कहीं पे सिस्टम गड़बड़ाया तो हमारा फूड चेन पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट्स, यानी कि फॉरेस्ट का हर एक पार्ट जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, ठीक है। हिरन डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। शेर किसके ऊपर डिपेंड है? हिरन के ऊपर। चील कौवा किसके ऊपर डिपेंड है? शेरों के ऊपर, यानी कि जो आदमी जो चीज़ मर जाएगा उसके ऊपर चील कौवा ये सब आकर उसको खा लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि जंगलों में हर चीज़ एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है, हर चीज़ एक दूसरे से एक डिपेंडेंट है। उसके बाद आगे ह्यूमस किसको कहेंगे? देखो, द डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल और एनिमल मैटर एंड एसेंशियल टू द फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ। देखिए ध्यान से, जंगलों में जब हमारा पत्ता नीचे गिरता है, पेड़ से टहनी गिरता है नीचे, इन सभी चीज़ों के ऊपर जब हमारा बरसात का पानी आता है तो वो क्या हो जाता है? पूरी तरीके से सड़ जाता है, गल जाता है। उसी सड़े हुए चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। और वो ह्यूमस किसका काम करता है? एक खाद का काम करता है, एक फर्टिलाइज़र का काम करता है ना। इसीलिए हम लोग कभी भी जो है जंगलों में खाद नहीं डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक खाद प्रेजेंट है, नेचुरल खाद कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और अच्छा, क्या ये इस नेचुरल खाद को हम लोग अपने घर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में प्याज का छिलका, आलू का छिलका, फिर से कद्दू का छिलका हो गया आपका, है ना, पेड़ का पत्ता हो गया, पेड़ का टहनी हो गया, इन सभी को आप क्या कीजिए एक जगह इकट्ठा कर लीजिए
और जाकर आप ज़मीन में दफन कर दीजिए, यानी कि उसको दफना दीजिए। 2-3 महीने के बाद जब आप उसको निकाल के देखेंगे ना, तो पूरी तरीके से वो काला हो चुका होगा, और काला होने के बाद वो एक खाद का रूप ले चुका होगा। उसको जब आप अपने खेतों में छीटेंगे, अपने गार्डन में छीटेंगे, तो बिल्कुल एक वो खाद का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं, और ये हमारा जंगल में अपने आप बनता रहता है, कोई जानवर या फिर कोई आदमी उसको बनाने के लिए नहीं जाता है, ठीक है। आगे उसके साथ ही साथ, अच्छा उसके साथ ही साथ ना हमारा एनिमल मैटर भी, एनिमल मैटर का मतलब जैसे एनिमल का गोबर हो गया, है ना, वो सब चीज़ भी हमारा जो है ह्यूमस को बनाने में काम आता है जंगलों में, ठीक है। उसके बाद आगे डिकम्पोजर क्या होता है भाई, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। डिकम्पोजर, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर। अच्छा अब ज़रा बताइए कि आपने क्या किया, आपने अपने घर में हर एक प्रकार के छिलकों को ले लिया, यानी कि घर में जो भी आपका छिलका था उसको आपने लिया, जानवर के गोबर को ले लिया आपने, ठीक है, पेड़ का टहनी ले लिया, पेड़ का पत्ता ले लिया, उन सभी को अपने जगह इकट्ठा करके आपने ज़मीन में दफन कर दिया। 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे तो जो पत्ता था वो पत्ता पूरी तरीके से टूट चुका होगा, वो एक खाद का रूप ले चुका होगा। तो वो तोड़ने का काम उसको किसने किया, उसको तोड़ने का काम किया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, यानी कि ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जिसको कि हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा खाद बना, उसी खाद को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। लेकिन ह्यूमस को बनाने में मदद किसने किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे। क्यों डिकम्पोजर कहेंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज कर रहा है, यानी कि सड़ा रहा है, गला रहा है चीज़ों को। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग कहेंगे डिकम्पोजर, क्योंकि ये हमारे चीज़ों को क्या कर रहा है, गला रहा है, सड़ा रहा है, और इसके बाद ये एक खाद के रूप में उसको बना भी दे रहा है ना। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटा मोटा हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं ना बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, इन सभी को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं सबको हम लोग एक साथ क्या कह देंगे, डिकम्पोजर कह देंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज करने का काम करता है। डिकम्पोज का मतलब सड़ाना, गलाना, उसको खाद के रूप में बना देना, ठीक ना। तो ह्यूमस जो हमारा बनता है, यानी कि जो हमारा नेचुरल खाद है, वो किसके द्वारा बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनता है, ठीक है ना। आगे दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जंगलों में भी काम करता है ह्यूमस को बनाने के लिए, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलिए, तो ये चैप्टर थोड़ा सा हमारा जो है लंबा है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया। यहाँ तक में कोई डाउट, समझ में आया हर चीज़। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक टॉपिक है, वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, यानी कि फॉरेस्ट को हम लोग लंग क्यों कहते हैं, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर में ना, इस चैप्टर में बेसिकली आपका एक ही टॉपिक था, एक ही आपका टॉपिक था, और उस टॉपिक का नाम क्या था आपका, विजिट टू अ फॉरेस्ट, ठीक है, यही था हमारा बेसिकली इसमें। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।